ये ऑपरेशन हम्म। महादेव वाले आजकल आतंकी कहलाते हैं। आपके समय में भी हम्म। इसी तरह के आतंकी हुआ करते थे, जिनको क्यों नहीं? डकैत कहा जाता था? नहीं नहीं, डकैत नहीं, ऐसे आतंकी भी, आईएसआई एजेंट कितने निष्क्रिय किए गए। और अलकायदा के सैयद मोहम्मद उमर शेख, जो अलकायदा का नंबर 2 था, वो भी अकाउंट फॉर किया गया, एक मारा गया। और कितने इंडियन मुजाहिदीन के मारे गए। मतलब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस वाला है। और जब पकड़े जाते थे ये हमारे बेगुनाह नौजवान, अरे भाई वो इकबाल कर रहा है कि बम कहाँ से ले आया, सीमी के जो अंसार थे वो पकड़े जाते थे। तो ऑपरेशन महादेव जो है वो तब भी चलता था। बस तीसरा नेत्र, मैं जरूर कहूंगा कि तीसरा नेत्र महादेव का जरूर खुल जाए, क्योंकि ये उदार दृष्टिकोण के अधिकारी नहीं है। हम लोग के टाइम में यूएपीए तो नहीं था, लेकिन जो था हमारे पास एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, ये तमाम चीजें हम लोग लगा देते थे। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा देते थे, जिससे ये होता था कि आजीवन अंतिम संस्कार जेल की सलाह के पीछे ही हो। जो बहुत सिरफिरे होते थे तो वो फिर दुस्साहस करते थे। अगर आप नेट पे जाएं तो आप देखेंगे कि एक नूर मोहम्मद था, वो लखनऊ जेल से पेशी के लिए जा रहा था। पाकिस्तान से रेगुलर टच में रहता था जेल में, पता नहीं उसको कैसे सुविधा मिल जाती थी, रास्ते में कोई सपोर्ट सिस्टम था। अविनाश मिश्रा इंस्पेक्टर एसटीएफ, बाद में एटीएस में आ गया डिप्टी एसपी होकर के, उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया नूर मोहम्मद ने। दोनों तरफ से गोली चली, नूर मोहम्मद अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ी शिकायत हुई क्योंकि दिन दहाड़े हुआ था। लोगों ने कहा साहब इसको कोल्ड ब्लड में मार दिया गया। कोल्ड ब्लड नहीं मारना चाहिए था, दरअसल उसको हमें मौका देना चाहिए कि अविनाश मिश्रा की तुम हत्या कर दो, जो पुलिस वाले अन्य हैं उनकी भी हत्या कर दो। फिर तो मालूम पड़ेगा कि आप जो है सेक्युलर हैं, कि आपने उसके लिए खून नहीं बहाया। ये जो वन साइडेड लॉफ साइडेड सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है, ये संजय जी हम लोगों के लिए, किसी के लिए मैं समझ नहीं पाता हूं कि इनकी क्या परिभाषा है। आप एक धर्म की आलोचना करते हैं सनातन की तो आप बड़े सेक्युलर हैं, और अगर आप माइनॉरिटी के क्रिमिनल के ऊपर भी कार्रवाई करें तो आप फिरका परस्त हैं और कम्युनल हैं। तो संजय जी ये चीज जो है, इसको इसको कोर्स करेक्शन होना चाहिए, रीसेट बटन दबना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें कंपैटिबल नहीं है। अगर देश का दुश्मन कोई भी हो, आपने ये देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ज्योति मल्होत्रा ले लें या और तमाम लोग ने, कई हिंदू पकड़े गए, सिख पकड़े गए, क्रिश्चियन भी पकड़े गए। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको डिफेंस में कि आखिर हिंदू भी तो पकड़े जा रहे हैं। भाई हम तो ये कहते हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी देशद्रोह में हो, क्रिमिनल में हो, कम से कम एक लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए संजय जी, कि मैं समझता हूं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मिनिमम होना चाहिए। देशद्रोह की गतिविधियों में अगर कोई जाए या इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में जाए, पाकिस्तान से या शत्रु राष्ट्र से कोई संबंध है, तो आजीवन कारावास से कम नहीं होना चाहिए। आ- आप यही देख लें कि चीन और इजराइल में हम इतना तो सीख सकते ही है कि देशद्रोह की वहां क्या सजा है। अगर अपने को हमें हिफाजत से रखना है, महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है, तो ऐसे तत्वों के प्रति संजय जी हमें बहुत जागरूक और ऐतिहासिक कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि देश अब कुर्बानी मांग रहा है। ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी खूब अच्छी आवाज आ रही है। जी, तो ये पूछना चाहूँगा कि देखिए कि पहले एक टाडा हुआ करता था, उसके बाद फिर वो टाडा पोटा, फिर टाटा के बाद पोटा फिर जी। टाडा के बाद फिर पोटा आया। फिर पोटा को भी निरस्त करके आज इसकी चर्चा भी हुई सदन में। अमित शाह जी ने कहा कि आपने आते ही पोटा जो है वो हटा दिया। उसके बाद फिर आपको ध्यान होगा कि 26/11 के बाद में इनको पोटा तो नहीं ला सकते थे, इनके पॉलिटिकल कंपल्शन थे, उसको हटाया था इन्होंने। फिर इन्होंने यूएपीए में ही संशोधन किए। तो ये जो यूएपीए में संशोधन किए, वो पर्याप्त हैं क्या? क्या वो ना, पोटा की तरह ही इफ़ेक्टिव हैं? ना, उतने इफेक्टिव नहीं है। यूएपीए भी जो है प्रूव टू बी अ वेरी माइल्ड स्टैट्यूट। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो अमेरिका का पेट्रियट एक्ट है, उसी की तर्ज पर हमें भी कुछ लाना चाहिए। और जो अमेरिका का पेट्रियट एक्ट है, उसके प्रोविजंस, उसमें इंट्रोगेशन, डिटेंशन, वो तमाम है। हमारे यहाँ तो जैसे वकील है, एक हमारे कॉलिन गोंसाल्विस साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानते किस तरीके की कल्पना शक्ति की उड़ान कही, कि साहब हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने जाके कुछ रोहिंग्याओं को पकड़ा और जाकर के बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन जाकर के डुबो दिया उनको।
और उनको बस लाइफ जैकेट दे दिया था और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, क्या आप थे, आप देख रहे थे वहां पे? कहने नहीं, मैं देख हाँ, नहीं था, मुझे कुछ बताया गया। तो उनका आपके बताए हुए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे तो उनके बचाने वाले हैं। एमनिस्टी इंटरनेशनल को ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच को ले लीजिए। अमेरिका को कोई नहीं कहेगा कि आप ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। चीन को कोई नहीं कहेगा कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, जहां पर जो उनकी सैकड़ों हजारों मस्जिदों को सुलभ शौचालय बना दिया आपने। और मैं वही कहूंगा, इसराइल को तो खैर अब तो खैर डिसेंट शुरू हो गया कि गाजा में वो क्या कर रहा है इसराइल। लेकिन चीन ने वही किया जो राष्ट्र हित में उसके लिए था। वही हम भी समझते हैं कि पेट्रियट एक्ट के अनुरूप डिटेंशन, इंटरोगेशन, कन्फेशन, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपका मकोका भी हम समझते हैं यूएपीए से ज्यादा इफेक्टिव था। यूपी हम्म, गैंगस्टर्स एक्ट भी यूएपीए से ज्यादा इफेक्टिव है। कम से कम सजा आजीवन कारावास वगैरह तो है। मैं समझता हूं कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए। फांसी की सजा के साथ साथ इंटरोगेशन, और जो सबसे बड़ी चीज होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, और डिटेंशन और रिमांड पीरियड थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन है, फाइनेंशियल ट्रेल्स आ गए हैं, और इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन और कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका जो रिमांड पीरियड है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पहले मकोका में 6 महीने तक का रिमांड हो जाता था। और 6 महीने तक के हम्म, रिमांड में बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो बड़े बड़े त्राई त्राई करने के थे। लेकिन हमारे यहाँ एमनिस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इस तरीके के जो स्वयंभू मानवाधिकार के एक आईएस के ही हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो बड़े क्रियाशील रहते हैं मानवाधिकार को लेकर के, और बड़ी उनकी आलोचना भी हुई है, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल से पूरी तरीके से संबद्ध भी हैं। और इसके अलावा कॉलिन गंसाल्विस का मैंने नाम लिया ही, और एक क्या, वहां तो जिसको देखिए पच्चीसों निकल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैठ इतनी अच्छी है, और हो भी क्यों ना हो। अभी तो जो हमारे जस्टिस यशवंत वर्मा जी का मामला आ रहा है, मुझे तो लगता है कि हम्म, कोई बहुत बड़ा नेक्सस निकल करके आएगा कि आखिर संजय दीक्षित जी अगर जाए, विक्रम सिंह जाए, तो शायद 10 साल लगेंगे मैटर को सामने आने में। उनका मैटर आधी रात को आ जाएगा। क्योंकि जो एक भाषा सब समझते हैं, वो भाषा बोलने के कुछ ही लोग अभ्यस्त हैं। वो इतनी गोपनीय और गुप्त भाषा है कि कुछ लोग वहां समझते हैं और कुछ लोग यहाँ समझते हैं। तो जब एक दूसरे का संवाद हो जाता है, हर चीज क्लियर हो जाती है, तो सारे ताले अकस्मात एक साथ खुल जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पेट्रियट एक्ट का तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। यद्यपि अब एनआईए इत्यादि आ गए हैं, और जो बचाव का कार्यक्रम होता है, जैसे कि आपको ध्यान है कि जो बहुत सारे एक साथ जो चेन ऑफ एक्सप्लोजन्स हुए थे कोर्ट्स में, उत्तर जी प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में हुए थे, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी। सीरियल ब्लास्ट जिनको कहते हैं, कोर्ट सीरियल ब्लास्ट। तो कोर्ट उसी सीरियल का तो, ब्लास्ट। हाँ हाँ, तो जी, और उसी। उनके जो जी, आरोपी थे, उनका प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने का प्रयास किया गया था, आपको याद हो तो। अभी तो हाई कोर्ट की जज ने कहा था कि आप इनका कोर्ट ही क्यों विड्रॉ कर रहे हैं केस, आप इनको पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट कीजिए। फिर फटकार लगाए कि इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, दोषी है निर्दोष है, इसका निर्णय कोर्ट करेगी। फिर सबको सजा मिली। उसी में से एक जो शायद तारिक कासमी था, लू खा के बाराबंकी में जब मर गया, तो मेरे हम्म, खिलाफ, ब्रिजलाल के खिलाफ और पूरी एसटीएफ टीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख गया। मैं रिटायर्ड आदमी, जिसका कोई लेना एक देना, तो ऋषिकेश में बैठा हूँ। वहां हाँ, पत्रकार आए, तो मैं तो भाषण देने गया था, हाँ, विवेकानंद सीधे। मैं समझा भाषण ठीक ठाक गया होगा, तो आए होंगे बधाई देने। हाँ, उनका सर, हाँ, उनके बताइए कैसे आना हुआ मान्यवर पत्रकार बंधु। उनका सब आपके खिलाफ तो थाना हजरतगंज में, वो बाराबंकी कोतवाली में हत्या का मुकदमा लिख गया। उनका, अरे वो कैसे? उनका एक वो चरमपंथी था, वो मर गया। उसने कहा कि विक्रम सिंह जब डीजी थे, तो इतना मारा उसको कि उस मार से, हमने कहा 2009 की मार से मरा 2013 में अगस्त में। हाँ, और आपने अंदरूनी जाना, थी और चोट। चोट अंदरूनी, अंदरूनी थी, दिल पे नहीं, दिमाग पे थी। जी, और मैं ऋषिकेश में बैठा हूँ, 500 किलोमीटर दूर, यहाँ से बटन दबाता हूँ, मर जाता बाराबंकी में, कोतवाली में। भाई बड़ी वाकई सुपर नेचुरल पावर्स मेरे अंदर होंगी, या बराक ओबामा की तरह कि वॉशिंगटन में बैठ के बटन दबाता है, उसामा बिन लादेन मार दिया जाता है इस्लामाबाद में। तो बताया अजीब, और मुझे ब्रिजलाल जी पे हंसी क्या भी आरोप आई। था? यही हत्या का, ब्रिजलाल के ऊपर, मेरे ऊपर, एसटीएफ 40 काम की, इन्होंने भी इंट्रोगेट किया था।
इन 40 कमांडोज ने भी इंट्रोगेट किया था और खूब इनकी मरम्मत की गई थी, खूब मरम्मत की गई थी। तो एक लखनऊ में एक और वो है, एक फर्जी एक संगठन है रिहाई मंच। तो रिहाई मंच भी एक ऑल्टरनेट, ईगो कभी जाइए नेट पे देखिए उनकी एक्टिविटीज। उसमें हमारे एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, वो भी गए थे। तो बाद में जब उनकी सेवा वेवा होगी कायदे से रिहाई मंच की सब इनका, और वहां पे बड़े बड़े मौलाना, वो देखिए साहब ये देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट है। तो मौलाना जिनको अंग्रेजी का एबीसीडी नहीं मालूम, वो ये कह रहे थे ये साहब देखिए यहाँ पे सर में हड्डी की चोट है, यहाँ पे सर टूटा हुआ है, और यहाँ पे देखिए घुटने टच दोनों टूट चुके हैं। वो बिल्कुल लगता था जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है मौलाना, ऐसा इंटरप्रिटेशन दे रहे थे एक्सरे का, और अपने अपने हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। लेकिन उन्होंने एक तरीके से एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, और तत्कालीन सरकार ने तो खैर ये एजुकेशन चला करीब 30-35 दिन, लेकिन सब खत्म खत्म हो गया फिर। तो ये तमाम बातें संजय जी, और आपने अच्छा किया इसको टेकअप किया कि सीरियल ब्लास्ट को लेकर के भी एक सपोर्ट सिस्टम था जो कि एक एटमॉस्फेयर बना रहा था। एक फर्जी एफआईआर हो गई, सीबीआई को जांच गई, तो सीबीआई ने बताया कि सब फर्जी है।